टेक्निक्स होते हैं, वो आप जब डीबीएमएस पढ़ोगे, अगर डीबीएमएस आपको होगा कि नहीं होगा ही, डीबीएमएस पढ़ोगे या खुद से पढ़ोगे तो वहाँ भी डेटाबेस के अलग अलग टाइप का, एसक्यूएल डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेस, ऐसे कर बहुत सारे डेटाबेस है। तो जितनी भी एटीएम्स होती है उसमें अभी के समय में हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस है। अदरवाइज जब नई नई एटीएम आई थी तो आप उस समय, लेकिन आप अपने पापा पापा से पूछना या जो बड़े भैया होंगे हम उन लोग से पूछना कि जो नई नई एटीएम आई थी, जब एटीएम वाली सिस्टम, तो उस समय में अगर आपके पास एसबीआई का कार्ड है तो आप एसबीआई की ही एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। आप एसबीआई के कार्ड से एचडीएफसी के एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते, या आप एचडीएफसी के कार्ड से आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते। आपके पास जो कार्ड है, क्योंकि उस समय हर बैंक का अपना सेपरेट डेटाबेस, एसबीआई अपनी एक सेपरेट डेटाबेस मैनेज करती थी, तो उनको इसलिए अगर आप एसबीआई के एटीएम से आईसीआईसीआई बैंक से पैसा निकालने जाते तो उसको आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम को नहीं पता है कि अच्छा आपके एसबीआई के अकाउंट में कितना पैसा है, तो वो आपको निकालने नहीं देगा। लेकिन टाइम ऑफ एडवांसमेंट अब क्या है, सारे बैंक के डेटाबेस एक एक कॉमन है, हैंडल करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैंडल करती है। तो भले वो सारे थी बैंक का अपना अपना है, लेकिन सारे को शेयर आउट करते हैं एक दूसरे से। और यही कारण है कि आप आज के समय में किसी भी एटीएम से आप पैसा निकाल पाते। तो थोड़ा सा अभी से आप दिमाग को थी एज ए टेक्निकल स्टूडेंट तक दिमाग अभी को इतना ये कि हाँ सोचो कि अच्छा ये रियल वर्ल्ड में ये चीज हो रहा है तो ये चीज हो कैसे, क्या कभी किसी ने सोचा आज तक? अभी तक हमने जावा में बहुत सारे देखे, आपने सी पढ़ के आए हो, आपको सी के कंपैरिजन में जावा में बहुत सारे आपको नए फीचर्स दिखे होंगे, जिसका आपने बहुत सारे की आपको पता भी है कि इसका एडवांटेज क्या है इस फीचर्स का, बहुत किसी का नहीं भी पता होगा। तो ठीक है, आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, या अगर सर ने बताया होगा तो ठीक है। बट जहाँ पे जब तक मैंने पढ़ाया था, जो भी वैसे फीचर्स थी, मेरी कोशिश थी आपको उस फीचर्स के बारे में बताना, उस फीचर्स का एडवांटेज क्या है, कॉन्स क्या है, सब कुछ बताना। तो उसी फीचर्स में आपको एक और फीचर है जो जावा को बाकी लैंग्वेज से या बेसिकली कहे सी से डिफर करता है, इसकी कैपेबिलिटी टू कनेक्ट विथ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है वो हम शॉर्ट देखेंगे, डिटेल नहीं देखने जाएंगे। बट जावा के अंदर जितने भी फीचर्स उसमें एक और फीचर्स है जो जावा को आपको, चूंकि हमने पढ़ा था जावा नेटवर्किंग के लिए आया था, तो एक इसके अंदर और फीचर्स है जो इसको सी या सी प्लस प्लस से डिफर करता है, दैट इज इट्स पावर टू कनेक्ट विथ डेटाबेस। हम सी को किसी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करवा सकते थे, क्योंकि सी नेटवर्किंग के लिए बना ही नहीं था। सी प्लस प्लस को भी हम डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करवा सकते थे, क्योंकि सी प्लस प्लस भी आपको डेटा कनेक्ट नेटवर्किंग के लिए नहीं बना हुआ था। सी आपको बना हुआ है, आपको भी पता, अगर पता होगा, वो कंसोल के लिए बना या ड्राइवर्स बनाने के लिए बना हुआ है। आपको अगर मशीन के ड्राइवर्स बनाना, ब्लूटूथ ड्राइवर हो गई आपको अति में, वो सब अति में आपको, यानी आपको छोटे मोटे मशीन प्रोग्राम्स बनानी है, उसके लिए आपको सीखा। सी प्लस प्लस आपको थोड़ा सा है, बट वो भी गेमिंग के लिए था। नेटवर्किंग के लिए दोनों में से कोई सॉफ्टवेयर नहीं, दोनों में से कोई प्रोग्रामिंग नहीं। बट जावा को आपको पता है कि बेसिकली इसको लाया गया था नेटवर्किंग के लिए, इसको कोडिंग के लिए नहीं लाया गया। इस कारण इसमें आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी की फीचर दी गई। अब वो होता कैसे है, तो इस काम के लिए आपके पास जावा में एक जेडीबीसी, जिसका फुल फॉर्म करते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जेडीबीसी क्या, आपको जेडीबीसी इज ए जावा एपीआई दैट मैनेज कनेक्टिंग टू डेटाबेस, इशूइंग क्वेरीज एंड कमांड एंड हैंडलिंग रिजल्ट सेटअप ऑब्टेन फ्रॉम डेटा। चलो इन शॉर्ट मैं डेटाबेस को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप समझ पाओ। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस आपको कलेक्शन ऑफ डेटा, ये कोई भी एक ऑनलाइन प्लेस होता है जहां पे आप डेटा को स्टोर करते हो।
सो डैट कि आपको उसको इन फ्यूचर यूज कर सको। ये आपको कोई भी एक ऑनलाइन प्लेस है, जैसे मान लो आप कभी सोचो आपका लॉगिन, आप फेसबुक पे आप रजिस्टर करते हो, तो आप रजिस्टर करने समय में आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, मान लो कुछ आपने डाला, आप लॉगिन करते टाइम में वही यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, अगर आप कुछ गलत डाले तो आपका एरर देता है। तो ये कैसे थी हमारे प्रोग्राम को समझ में आता है, या फेसबुक के लॉगिन सिस्टम को कैसे समझ में आता है कि अच्छा इस यूजर ने पासवर्ड सही डाला है या गलत डाला है, कैसे वो समझ में आता सर डेटाबेस से मैच करता होगा। है। डेटाबेस वो आप जब आप साइन अप करते हो तो फेसबुक का एक कोई ऑनलाइन प्लेस है जहां पे वो अपने सारे यूजर का क्रेडेंशियल स्टोर करता है। जब आप रजिस्टर करते हो तो रजिस्टर करते हो तो रजिस्टर करके आप जो रजिस्टर बटन प्रेस करते हो, आपने जो भी फॉर्म में डेटा डाला वो सारा डेटा क्या होता है उसके बैकएंड के थ्रू उसके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है आपका यूजर नेम पासवर्ड। और जब आप लॉगिन करने जाते हो तो आपको क्या होता है, वो वहां से मैच करता है कंडीशन का, इफ एल्स कंडीशन का यूज करके मैच करता है कि अच्छा आप जो डेटा आप वहां पे डाल रहे हो फॉर्म में, वो फॉर्म डेटा आपने जो स्टोर किया है उससे मैच करता है। कंडीशन वहां पे इफ एल्स कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन चेक करता है तो आपको लॉगिन करके प्रोफाइल पेज पे जाने देता है, अगर नहीं करता है तो आपको वहां पे बता देता है इनवैलिड लॉगिन या इनवैलिड क्रेडेंशियल, जो भी मैसेज वो सेट किया उसने वो करता है। तो ये डेटाबेस है आपको कि हम वहां पे डेटा स्टोर करते हैं। अगर आपको बहुत बेसिक में देखना है आपको, तो आपको दिखाता हूं डेटाबेस कैसा होता है। आपको भी ये एक एप्लीकेशन है, ये आपको इंस्टॉल करना है। ये आपको एक एप्लीकेशन है जैप नाम का, इसको मैं बताऊंगा कल के क्लास में कि इसकी क्या थी आपको है, क्यों इसको मैंने इंस्टॉल आपसे करवाया, या इसके ये जैप एप्लीकेशन है क्या। बट जेडीबीसी के साथ काम करोगे आप, वहाँ पे डेटाबेस बनाओगे, अपने जावा के एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करोगे। इन सब काम के लिए आपको ये एक क्या है, लोकल सर्वर है। जो सर्वर अभी मैं बात कर रहा था, जैप इंस्टॉल करके आप क्या करते हो, अपने मशीन को एक लोकल सर्वर में कन्वर्ट करते हो। जब मैं अभी सर्वर सर्वर बोल रहा था, लोकल सर्वर है, यानी ये जब तक आपका ये कंट्रोल पैनल चलता रहेगा, जब तक आपका सिस्टम ऑन है, जब तक आपका यहाँ पे ये दोनों बटन आपने स्टार्ट करके रखा हुआ है, तब तक आपका इसका लोकल अपाची वही है, सर्वर है। ये जब तक आपका स्टॉप नहीं आपने किया तब तक आपका ये सर्वर रखता है, जैसे ही आपने ये स्टॉप कर दिया आपका सर्वर बंद हो गया। ये लोकल सर्वर है। जैम को इंस्टॉल करके आप वही काम करते हो, आप अपने सिस्टम को एक लोकल सर्वर बनाते हो। और माइस्क्वेल क्या है, आपको एक रिलेशनल डेटाबेस है जिसको एक सर्वर चाहिए, ये होस्ट, इसको एक सर्वर चाहिए रन होने के लिए, बिना सर्वर के ये रन नहीं कर सकता है। इसी कारण हमने अब हम आपको कोई ऑनलाइन सर्वर बताए फिर लफड़ा, इसलिए मैंने बोला आप अपने लोकल सिस्टम को ही सर्वर में कन्वर्ट करो, सो डैट कि आप माइस्क्वेल के डेटाबेस के साथ काम करो। डेटाबेस बहुत सारे होते हैं, बट हम अभी आपको सबसे इजी डेटाबेस जो होता है वो रिलेशनल डेटाबेस होता है। और रिलेशनल डेटाबेस में भी सबसे आपको जो इजी आपको है वो माइस्क्वेल है। अदरवाइज पोस्ट ग्रेसक्यूएल भी है, ओरेकल भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको माइस्क्वेल के साथ वो काम करना आगे करेंगे। कल की क्लास में होगा तो हम थोड़ा बहुत इसका इन शॉर्ट आपको ये भी दे देंगे कि आप दो चार पॉइंट में ज़्यादा डिटेल तो हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज 2 दिन 3 दिन पता चलेगा इसी में चला गया। आप आगे पढ़ोगे, जैसे हाँ कोई और कोर्स में अगर करते हो, जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट वाला कोर्स हमारे यहाँ होता है, उन लोग को मैं डेटाबेस पढ़ाता हूँ, एक सप्ताह का क्लास लेता हूँ। अभी आपका वो है नहीं, तो हमको उतना ही नॉलेज आपको देना है जिससे कि आपका काम हो। अगर पूरा डिटेल में चल जाए तो पता चलेगा खत्म ही नहीं होगा, 14 दिन में आप क्या क्या चाह रहे हैं ऑलरेडी हमारा। तो ठीक है, बट आप इसको इंस्टॉल कर लेना कल का चीज। तो ये आपको देखो यहाँ डेटा ऐसे ही एक रिलेशनल डेटाबेस है जिसमें आपको डेटा आपको टेबल में रो कॉलम्स में स्टोर होता है। ये आईडी यूजर नेम पासवर्ड है क्रिएटेड रो, ये सारे कॉलम्स है।
और ये जो आप अलग अलग 1 2 देख रहे हो एडमिन स्टाफ, ये सब रो। इसको सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं क्या? हाँ, चूंकि ये लोकल है, तो जब तक मेरे मशीन का किसी को एक्सेस नहीं मिलेगा वो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि हम ही कर सकते हैं, बट ये इसको इसी मशीन पे रखा होगा, बाहर पे नहीं। हाँ, इसको फिर हम अगर ऑनलाइन कर दे तो फिर तो बहुत सारे हैं, हर किसी का तोड़ है। मैं इसको भी चाहूँ तो ऑनलाइन करवा सकता हूँ, और मैंने किया भी है। मैंने किया भी, आप लोग अभी, मैं जब सेकेंड ईयर में था, जब एटीपीएलसी का मैं स्टार्ट किया था मैंने, उस समय मैं अपने कॉलेज के बैचमेट्स का और जूनियर का टेस्ट लेता था इसी डेटाबेस के थ्रू। क्वेश्चंस इस डेटाबेस पे स्टोर रहते थे। एग्जाम उन लोग उसको क्या करता था, एक आपको कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर, आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो वहां आप पढ़ोगे कंप्यूटर टनलिंग कहा जाता है। तो टनलिंग का यूज करके क्या करता था, इसको कुछ समय के लिए हम ऑनलाइन करते थे, एक ऑनलाइन पब्लिक लिंक जनरेट करते थे, और जब तक वो एक कंसोल ओपन होता था, वो कंसोल जब तक ओपन रहेगा तब तक वो पब्लिक लिंक काम करता था। जैसे ही मैं कंसोल को कट कर देता था, वो पब्लिक लिंक काम करना बंद कर देता था। तो वो टनलिंग के फीचर से इसको भी मैं इस लोकल डेटाबेस को भी ऑनलाइन करता था। तो वहां पे यदि कोई भी होता था, भले ये मेरे सिस्टम पे है, इन जनरल केस सिर्फ इसको हम, जब तक आपको मेरे सिस्टम का एक्सेस नहीं रहेगा तब तक आप इस डेटाबेस पे काम को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वहां पे मैं करवाता था, सभी स्टूडेंट्स अपना काम करते थे, उनका सारा डेटा यहाँ स्टोर होता था इस टेबल पे। ऐसे तो होने के लिए सब कुछ पॉसिबल है आपको। आज की दुनिया में आप जो चाह रहे हो हर कुछ हो सकता है आज की टेक्नोलॉजी। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, और ये काम मैं सेकेंड ईयर में करता हूँ। मैं सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में मैंने ये काम किया। आप भी थर्ड सेमेस्टर में ये काम करता हूँ। क्या आप कोडिंग अपना तो छोड़ दो, कोडिंग अपने बैचमेट्स अपने बैचमेट्स के लिए कोडिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना अकेले, खुद से क्वेश्चन सेट करना, खुद से अति में वहां से एटीपीएलसी की शुरुआत की, खुद से क्वेश्चन सेट करता था उन लोग के लिए, खुद से उसको अति में सॉल्व भी करता था, सो डैट कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं उन लोग को बनेगा तो उनको मैं फिर बताऊं। बहुत बार होता था कि टेस्ट खत्म होता था, उसके बाद डिस्कस होता था, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ये आउटपुट क्यों आ रहा है। बैचमेट थे वो लोग पूछ देते थे, तो मुझे वो खुद भी सॉल्व करना था कि अच्छा ये आउटपुट क्यों आ रहा है। खुद से पहले क्वेश्चन नेट से ढूंढता था, खुद से उसको सॉल्व करता था, देन आफ्टर उसको सेट करके बाकी को टेस्ट करता था। तो ये आपको है तीन। तो जेडीबीसी के आपको एक जावा का एपीआई है जो ये मैनेज करता है आपको कि आप डेटाबेस जावा के एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट कर पाओ, कोई क्यूरी को इशू कर पाओ, क्यूरी या कमांड को इशू कर सको, और जो रिजल्ट आ रहा है डेटाबेस से उसको हैंडल कर सको। पहला, डेटाबेस से आप कनेक्ट कर सको। दूसरा, कनेक्ट करने के बाद डेटाबेस पे आप क्यूरी को या कमांड दे करके डेटाबेस के डेटा को कंट्रोल कर सको। और उसके बाद तीसरा, जो डेटा आपको वहां से आ रहा है उस डेटा को आप रिजल्ट सेट में, जावा के अंदर जो डेटाबेस से डेटा आता है वो रिजल्ट सेट्स में आता है, वो जो रिजल्ट सेट्स में डेटा आ रहा है उसको आप हैंडल कर सकते हो। तो ये आपको क्या करता है, इस इमेज में आप देख पा रहे हो कि एक ब्रिज का काम करता है, ब्रिज का अधिका या कनेक्टर का काम करता है। एक साइड, इस इसके एक साइड पे आपको आपका जावा का एप्लीकेशन है, एंड दूसरे साइड पे डेटाबेस है। जावा का एप्लीकेशन आपको एक, और दूसरे साइड पे डेटाबेस है, दोनों दो अलग अलग जगह पे है, दोनों के बीच में कनेक्शन करने का काम आपको जेडीबीसी का कैसे करता है वो आगे देखेंगे हम। बट अभी के लिए समझ लो एपीआई। और एपीआई की अगर बात करें, एपीआई का फुल फॉर्म आपको होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको आप समझ सकते हो एक रेस्टोरेंट के वेटर के तरह, कि आपको कुछ आपने रिक्वेस्ट किया, उस रिक्वेस्ट आपने कुछ ऑर्डर दिया, कुछ रिक्वेस्ट किया, उस रिक्वेस्ट को ये ले जाएगा और कंसर्न पार्टी के साथ
कंसर्न पार्टी को शेयर करेगा और कंसर्न पार्टी से रिस्पॉन्स ला करके आपको देगा। जैसे होटल में, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमको कुछ ऑर्डर देना है, हम वेटर को बुलाते हैं, वेटर क्या करता है, हमारे ऑर्डर को लेता है और ऑर्डर को लेकर के कुक को देता है, कुक वो खाना बनाता है, फिर वेटर हमको वो ला करके देता है। सेम तरीके से जब इंटरनेट की आप दुनिया में जाते हो, तो आपको अगर कुछ भी आपको चाहिए, कोई भी डेटा चाहिए, तो आप वो डेटा के लिए रिक्वेस्ट भेजते हो उस अति को, अपने ब्राउजर को रिक्वेस्ट भेजते हो, जैसे हमने google.com ही लिखा, ये कुछ भी, वो रिक्वेस्ट अति में ब्राउजर क्या करता है, हमारे कंसर्न सर्वर को देता है, जहाँ पे वो आपको वेबसाइट होस्टेड है, और वो वहां से आपको जो सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को लेता है, फिर उसको डेटाबेस से डेटा लाता है, जो भी लाया, जैसे भी एक रिस्पॉन्स तैयार करता है, और उस रिस्पॉन्स को फिर आपको दे देता है एपीआई को, और एपीआई ला करके आपके ब्राउजर को दिया, ब्राउजर आपके ब्राउजर में वो रिस्पॉन्स आपका दिखता है। तो एपीआई आपका एक सेंट्रल पार्ट है, जो क्या कर रहा है, आपके रिक्वेस्ट को कंसर्न पार्टी को पहुंचा रहा है, और कंसर्न पार्टी से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आपको पहुंचा रहा है, मिडिल मैन का काम कर रहा है। और इसी में जेडीबीसी भी आपको क्या है, जावा का एक एपीआई है, जो क्या करता है, आपके जावा के एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करवाता है। उसके बाद आप जो उस पर कोई क्यूरी लिखते हो या कोई कमांड देते हो, उस कमांड को मैनेज करता है, हाँ, उसको डेटाबेस पे परफॉर्म करवाना, ये भी जेडीबीसी का काम है। और कमांड परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को हैंडल करते हुए, यानी उस रिजल्ट को हैंडल करना है, उसको रिसीव करके आप तक पहुंचाने का काम भी जेडीबीसी का है। ये काम कैसे करता है, देखो, एज सोन इन द इमेज बिलो, JDBC act as a bridge or a middle layer between your Java application and its database। जैसा आपको इमेज में दिख रहा है, JDBC आपको क्या, एक पुल की तरह काम करता है, जिसके एक कॉर्नर पे आपका जावा का एप्लीकेशन है और दूसरे कॉर्नर पे आपको डेटाबेस है, और इस दोनों के बीच में जेडीबीसी आपको एक पुल का काम या मिडिल लेयर का काम करता है, आपके जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के। और ये करता कैसे है, तो यूजिंग जेडीबीसी ड्राइवर। आप लैपटॉप में अपने कुछ भी काम करते हो, उसके लिए ड्राइवर से आपको देखे होंगे बहुत सारे, बहुत टाइम ड्राइवर्स, आप ब्लूटूथ भी चला रहे हो लैपटॉप में, उसके लिए ड्राइवर है, और यही ड्राइवर आपको सी या सी से लिखे जाते हैं, सी लैंग्वेज से यही ड्राइवर्स लिखे जाते हैं। ड्राइवर आपको जितने भी ड्राइवर्स है, आपको ये सब मैक्सिमम ड्राइवर आपको सी लैंग्वेज से लिखे गए, सी या मशीन लैंग्वेज के नियरेस्ट। सर ड्राइवर मतलब हार्डवेयर डिवाइस जो है, जो ड्राइवर को आप स्पेसिफिक। समझ सकते हो कि एक कोई आदमी है जो हमको एक्सेस दिलवाने में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको हॉस्टल में एडमिशन लेना है, तो कौन आती है, केयर टेकर है, या आप हॉस्टल का पेमेंट पे केयर टेकर को आप रिक्वेस्ट डालते हो, केयर टेकर आपको उस रिक्वेस्ट को वार्डन तक पहुंचा रहा है या जो भी कर रहा है उसको, तो हेल्प आपको कौन कर रहा है, केयर टेकर। केयर टेकर, यस सर। तो वो ड्राइवर है। तो आपके लैपटॉप में कुछ भी आप काम करते हो, आप अथी में ऑपरेटिंग आपके, देखो, लेयर समझो, हार्डवेयर आपके अथी में है, हार्डवेयर को फंक्शनल कौन बना रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके में अगर विंडो नहीं रहेगा, आपका लैपटॉप में कितना भी अच्छा महंगा आप लैपटॉप ले लो, उसमें कितना भी अच्छा कीबोर्ड रहे, उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपका वो डब्बा। आप 5 लाख का लैपटॉप ले लो, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डब्बा है। तो आपके हार्डवेयर को एक्सेस फंक्शनल कौन बना रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में भी क्या होता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अंदर में आपको डिफरेंट परफॉर्म करने के लिए आपको ड्राइवर्स, आपको फंक्शनैलिटी को एक्सेस कौन करवाता है, ड्राइवर। ब्लूटूथ आपको रन करना है अपने लैपटॉप में, ड्राइवर चाहिए। आपको आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है, ड्राइवर चाहिए। आपको थी में बहुत कुछ के लिए आपको कीबोर्ड लगाना, देखते हो आप नया कीबोर्ड लगाओ, आपका थी में देखना है, लिखता है इंस्टॉलिंग। वहां आप जैसे नया कोई भी कीबोर्ड लगाते हो या कोई भी आउटपुट डिवाइस लगाते हो, वहां से वो क्या करता है, आपका विंडो पहले उसका जो रिक्वायर्ड ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करता है। पहले के समय में क्या होता था, आप लोगों ने विंडो 7 या विंडो 8 नहीं यूज किया है, आप लोग तो विंडो 10 डायरेक्ट यूज किया।
मैंने यूज किया है विंडो 7 या विंडो 8 में, ये इनबिल्ट ड्राइवर्स नहीं थे, तो हमको वहां से पे विंडो इंस्टॉल करने के बाद अलग से कैसेट दिया जाता था। जब लैपटॉप खरीदते थे तो एक कैसेट दिया जाता था कंपनी के एंड से, जिस कैसेट में सारे ड्राइवर्स होते थे, हमको वो मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता। अगर हमको अपने लैपटॉप में ब्लूटूथ यूज करना है तो वो हमको उस कैसेट को लगा करके उससे पहले ब्लूटूथ वाला ड्राइवर इंस्टॉल करना। अगर हमको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो हमको पहले वो मैनुअली। अब क्या हो गया है, अब आपको विंडो 10 के से आपको माइक्रोसॉफ्ट उतना एडवांस बना दिया कि आपको सारे ड्राइवर्स क्या होते हैं पहले से प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। आप जैसे ही विंडो इंस्टॉल करते हो, आपको विंडो 10 जैसे ही इंस्टॉल करते हो, वो इंस्टॉलेशन के समय में ही उसके साथ साथ आपको सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन पहले के विंडो में ऐसा नहीं था, आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। यही चीज कह रहा है कि आपको हर फंक्शनैलिटी करने के लिए ड्राइवर। तो सेम तरीके से जेडीबीसी काम कैसे करता है, यूजिंग जेडीबीसी ड्राइवर। The Java application use JDBC API to interact with driver manager। तो बेसिकली हमारा ये JDBC क्या करता है, ड्राइवर मैनेजर से इंटरेक्ट करता है। और ये ड्राइवर मैनेजर देन यूजेज ए जावा डेटाबेस स्पेसिफिक, ओके, डेटाबेस स्पेसिफिक ड्राइव JDBC ड्राइवर टू कम्युनिकेट विद एक्चुअल डेटा। तो काम कैसे कर रहा है इन अंदर में सब। हमारा जावा एप्लीकेशन जेडीबीसी से इंटरेक्ट कर रहा है। जेडीबीसी क्या कर रहा है, अंदर में ड्राइवर मैनेजर से इंटरेक्ट कर रहा है। और ड्राइवर मैनेजर तब डिसाइड करता है, कि ड्राइवर मैनेजर डिसाइड करता है कि अच्छा आपका ओरेकल का डेटाबेस है, तो ओरेकल का डेटाबेस के लिए ओरेकल का जो ड्राइवर है उसको उससे इंटरेक्ट करना है। अगर आपका माइस्क्यूएल का डेटाबेस है, माइस्क्यूएल का डेटाबेस के लिए माइस्क्यूएल का जो ड्राइवर है उससे इंटरेक्ट करना है। तो जेडीबीसी के भी अंदर में जेडीबीसी का ड्राइवर है, जो आपको ड्राइवर मैनेजर से इंटरेक्ट करता है। और ड्राइवर मैनेजर आपको डिसाइड करता है कि आपको किस डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है। क्लियर है? देखो कितना यस सर। डिटेल में आपको। और नहीं अभी भी आपको समझ में आया तो आप फिर से पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत डीप की बात है। थोड़ा मुश्किल एज हम, मुझे पता है कि थोड़ा आप अभी आप नए जो टेक्निकल माइंड आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप डीप कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, बट आपको वो समझना पड़ेगा। तो अगर नहीं समझे आप फिर से पूछ सकते हो मुझसे, यहाँ से एक बार फिर से आप जो भी आपने बोला वो बता दीजिए। नहीं समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। या चलो इतना ही रहने दो, हम 9 बज गया है, हम कल के क्लास में फिर इसको देखेंगे। इतना समझ में आ गया जेडीबीसी यस क्या सर। है, जेडीबीसी काम कैसे करता है, जेडीबीसी ड्राइवर क्या है, वो कैसे काम करता है। इतने तक में किसी को डाउट? नो सर। चलो ठीक है, कल तुम लोग जान पे इंस्टॉल करके आना। बाकी कल के क्लास में हम देखेंगे, ठीक है, हमको स्टेप्स क्या है डेटाबेस से कनेक्ट करने का। ये 3 या 4 5 स्टेप्स है कि आप पहले ड्राइवर को लोड करते हो, कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हो, फिर स्टेटमेंट क्रिएट करते हो और दैट। तो ये कल के क्लास में देखेंगे कि हमको कैसे होता है। ठीक है, ठीक है सर। किसी को और कुछ पूछना है? ये मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग फिर से पढ़ लेना एक बार चीज को। ये वाला स्लाइड को मैं शेयर आउट कर दूंगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट ये आपको चाहिए। इतना ही जान लो कि आज के समय में जो चीज कॉम्प्लेक्स है वही चीज चल रहा है। जो टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है वही टेक्नोलॉजी चल रही है। जो टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स नहीं है वो खत्म हो गया या उसको रिप्लेस कर दिया। तो अगर आपको आज के दौर में अगर जॉब लेना है, आज के दौर में अगर टिके रहना है, तो अपनी अपनी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ानी चाहिए। उसके लिए जरूरी है रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा समझने का। नहीं समझ रहे हो, आप अपने जो भी कंसर्न पर्सन है, जो आपके टच में है, नोन पर्सन, जो आपको लग रहा है कि अच्छे जानकार है, उनसे आप बार बार पूछो। आपको मिल जाएंगे ऐसे चीजें, 10 गो में आपको 2 ऐसे मिल जाएंगे बताने वाले। आप उनसे पूछो, लेकिन वो आपको उसको सीखना पड़ेगा। नहीं तो फिर वही है कि टेक कर लोगे, आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग रहेगी नहीं,
इंडस्ट्री में भी आपको, और दूसरा आपको फास्ट लर्नर होना पड़ेगा। टेक की वर्ल्ड में इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज करती है कि आप सोच नहीं सकते। 2 दिन में यहाँ पे वर्जन चेंज होती है, काम करोगे तब पता चलेगा कितने तेज नहीं। और हर दिन आपको एक नया टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। आप जितना फास्ट लर्नर बन सकते हो। और ऐसा नहीं कि इन सबको सीखना बहुत मुश्किल है। अब एक बार आपने एक टेक्नोलॉजी को ये पकड़ लिया कि अच्छा सीखा कैसे जाता है, जैसे मुझे कोई टेक्नोलॉजी तुम ला के दो, मैं एक सप्ताह में उसको मास्टर कर सकता हूँ। कोई भी टेक्नोलॉजी बोल दो, सर ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी सर आती आपको, सर एक सप्ताह बाद मुझे बताना है। एक सप्ताह बाद इतने अच्छे से तुमको बताऊंगा कि फिर तुम कहोगे क्योंकि उसको पता है कि हाँ उसको मास्टरी कैसे करना है। और आपको वो करना पड़ेगा। हम लोग को इंडस्ट्री में बात होती है ना, दोस्त पता चलता है यार इस महीने इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, अगले महीने किसी और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, अगले महीने किसी और टेक्नोलॉजी, यानी मंथ के साथ या वीक चेंज होने के साथ उसकी टेक्नोलॉजी चेंज। क्यों? कंपनी को जैसा प्रोजेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग स्विच करते रहता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पे आपको ले लिया है, जैसा उसका प्रोजेक्ट है, जैसा उसका रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग बोलेगा आपको ये काम करना है, आपको उसको सीखना पड़ेगा काम करना। नहीं काम करोगे निकाल देगा आपको काम। सीधी सी एक ही पढ़ना। ओके ठीक है, फिर यहाँ तक हम लोग रखते हैं। किसी को कुछ पूछना ठीक है। है?